हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये रिवीजन क्लास चल रही है। तो रिवीजन में आपको जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है मई मंथ का, तो मई मंथ का जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक बार उनका दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज का क्या नाम है जो हाल ही में समुद्री डाकुओं के द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा बचाया गया था। देखिए इस जहाज का नाम है बयनडोर। अब बयनडोर जो जहाज था ये पकड़ लिया था किसने? ये ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। ये भी आप याद रखना कि जो समुद्री डाकुओं से जो जहाज बचाया गया था उस ये जो हमने ऑपरेशन किया था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प। इसके तहत हिंद महासागर में सशस्त्र समुद्री डाकुओं से ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज था, जिसमें हमने 23 पाकिस्तानियों को भी बचाया था। ये 90 समुद्री मील दूर है और आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस सुमेधा ने भी जो है इसमें हिस्सा लिया था। आप सोचेंगे सर पानी का जहाज बचाया तो आपने यहाँ एरोप्लेन की तस्वीर यहाँ पर क्यों लगा रखी है? वो इसलिए ताकि आपको ये भी पता हो कि हमने 800 बोइंग विमान खरीदे हैं, एरोप्लेन खरीदे हैं अमेरिका से। इस क्वेश्चन की प्रतिपुष्टि करने के लिए भी यहाँ पर ये क्वेश्चन लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया। तो आपका ये जो क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए मतलब बयनडोर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में खबरों में देखा गया जे स्लैब गिट्टी रहित ट्रैक सिस्टम क्या है? देखिए गिट्टी रहित ट्रैक सिस्टम होता क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें पटरियों के नीचे रोड़ी या बजरी नहीं डाली जाती है ना। इसमें एक अलग सिस्टम, एक रोड टाइप का बनाया जाता है जिससे जो जब ट्रेन चले तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम हो और स्मूथली जो है ट्रेन को चलाया जा सके। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा सी। हाई स्पीड ट्रेनों के उपयोग के लिए रेलवे ट्रैक का प्रकार है जे स्लैब गिट्टी। ये आप इसका चित्र भी देख सकते हैं इस तरह की। देखिए यहाँ पर ये जो है ये लगाया जाता है और बिल्कुल शांत तरीके से यहाँ पर ट्रेन चलती है। ये यूएसए का चित्र है, यहाँ पर झंडा आप देख रहे होंगे अमेरिका का। तो ये बुलेट ट्रेन के लिए यूज किया जाता है। भारत मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना चल रही है जिसमें इसी तरह की जे स्लैब रोड़ी रहित, रोड़ी वही होती है जो पटरी के नीचे गिरती है, तो रहित ट्रैक प्रणाली अपना रहा है, जो देश में अपनी पहली शुरुआत है। हाई स्पीड ट्रेनों के डिजाइन को ये तैयार किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में कौन से दो देश आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। शेंगेन वो एक क्षेत्र है जो यूरोपियन यूनियन में का एक ग्रुप जो है जहां पर आईडी चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। या आप यूं कहिए कि अंग्रेजों ने जिन देशों को गुलाम बनाया था उन देशों को अपने जो वहां का झंडा होता है उसके अधीन यूरोपियन झंडे का जो नाम है वो है यूनियन जैक। तो जहां जहां पर यूनियन जैक जो झंडा लगता है उन देशों में आईडी चेक कराने की आवश्यकता नहीं होती। आप बिना आईडी के ही देश में आ जा सकते हैं। एक तरीके से ये शो करता है कि इंग्लैंड की रानी के ये चीजें अधीन है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है शेंगेन क्षेत्र में कौन से दो देश नए शामिल हुए हैं, तो ये शामिल हुए हैं रोमानिया और बुल्गारिया। जहां तक इसकी मैप लोकेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें ये सभी देश जो है यहाँ पर आते हैं। देखिए ये पूरा यूरोप का चित्र है। इन देशों के ग्रुप को शेंगेन क्षेत्र कहा जाता है जो कि यूरोप का एक बहुत बड़ा पार्ट है। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जो यूरोपीय संघ के साथ उनके एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्षों की बातचीत के बाद दोनों देशों में हवाई और समुद्री यात्रियों के पास एक आईडी चेक फ्री पहुंच बनाया गया है। हालांकि भूमि सीमा की जांच बनी हुई है। विशेष रूप से अवैध प्रवास ऑस्ट्रिया के बारे में चिंतित है। 1985 में इसको लेकर रूल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से दो देश आंशिक रूप से, देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहां पर कवर करा दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्कोर्स 2.0 है ना, इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज लॉन्च्ड बाय द विच इंस्टीट्यूशन, मतलब किस हाल में, जिसे हाल ही में समाचार पत्रों में यहां पर देखा गया है, तो किस संस्थान द्वारा ये चीजें शुरू करी गई हैं? देखिए ये शुरू करी है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी ने। जब बात सेबी की आती है तो आपको पता होना चाहिए सेबी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो बॉम्बे में है। इसके अलावा सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के लिए शिकायत समाधान को बढ़ाते हुए स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया है। इस प्रणाली में ऑटो रूटिंग, ऑटो एस्केलेशन और नामित निकायों द्वारा निगरानी की यहाँ पर सुविधा दी गई है, जो शिकायत समाधान की समय सीमा को कम करती है और स्कोर शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है। नया संस्करण अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है और इसका उद्देश्य त्वरित शिकायत समाधान है। मतलब यह है जो हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, उस शेयर धारकों की सुरक्षा के लिए
सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है स्कोर्स 2.0 नाम की एक पहल करी है ताकि इन चीजों को यहाँ पर बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन व्हील वन फास्टैग इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज लॉन्च बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन। वन व्हील वन फास्टैग हाल ही में खबरों में रहा, किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए ये शुरू किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको हम इंग्लिश में NHAI बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है? देश की जो सड़कें होती हैं उनको। तो यहां पर फास्टैग के लिए फास्टैग का नया रूप क्यों आया है? आपने देखा होगा कुछ लोग टैक्स से बचने के लिए किसी कच्ची सड़क पर गाड़ी को उतारकर और टोल को जो है कुदा देते हैं, जिसकी वजह से टैक्स से बच जाते हैं। तो गवर्नमेंट अभी इसमें जो है जीपीएस के द्वारा टैक्स को वसूलेगी ताकि जो है लोकेशन के हिसाब से टैक्स यहां पर लिया जा सके। हाल ही में सूखे के कारण किस राज्य में इलायची के बागानों को बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचना मिली है? देखिए इलायची जो होती है वो हमारे होती है, इलायची को इंग्लिश में कॉर्डिमम कहा जाता है। ठीक है, तो इलायची जो होती है वो मोस्टली केरल और तमिलनाडु के बीच में जो पर्वत स्थित है, नीलगिरी पर्वत, उसके कुछ हिस्सों पर होती है। आपने कभी नाम सुना हो कॉर्डिमम पर्वत या कॉर्डिमम माउंटेन? तो कॉर्डिमम क्योंकि इलायची को ही कहते हैं, इसलिए उसी के नाम पर उसका नाम कॉर्डिमम पर्वत डाला गया है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक, हालांकि ऑप्शन में तमिलनाडु भी है, लेकिन जिन इलायची के बागानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो यहाँ पर केरल के हैं। इलायची के बारे में बात करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विज्ञान केंद्र, जिसको हम केवीके बोलते हैं, इसने इडुक्की एक जगह है केरल में, वहां पर पीपीएफएम के पर्णीय अनुप्रयोग और इलायची उत्पादन के प्रभाव को कम करने के लिए रोग निवारण उपचार जैसी रणनीतियों का यहाँ पर सुझाव दिया है। तो सूखा पड़ गया है केरल में, इसके कारण इलायची के बागानों को काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर जो है वो क्या है? तो देखिए ये जो है यहाँ पर ये है आपका 6.6। तो 6.6 जो है वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी अनुमानित जीडीपी हमारी बताई है। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष में ये 7.5% की इसमें वृद्धि हुई है। जो जीडीपी पहले हमारा एक दादा भाई नौरोजी के समय एक संगठन बना था 1882 में, जिसको 1858 में, जिसको सीएसओ कहा जाता था, केंद्रीय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम भारतीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं आज के वर्तमान स्वरूप में। इसने जो हमारी दर बताई है ये भी बताई है 7.6%, और जो 7.6% है, लेकिन वर्ल्ड बैंक बता रहा है कितना? 6.6%। दोनों को आपको याद रखना है। हाल ही में खबरों में देखा गया पेरंग मनलूर नरसंहार किस राज्य से जुड़ा हुआ है? देखिए ये नरसंहार जो है ये इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं पेरंग मन्नलूर जो नरसंहार है ये आपका हुआ था कर्नाटका में। हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि 104वीं इसकी वर्षगांठ बनाई गई थी। 104 साल पहले यहां पर नरसंहार हुआ था 3 अप्रैल 1920 को। इसकी दमनकारी आपराधिक जनजाति अधिनियम 1911 के विरोध में यह हुआ था, क्योंकि एसटी जो होते हैं वहां पर 16 सदस्यों को मार दिया गया था। कल्लर समुदाय के 16 आदमियों को जो है मारा गया, जिसकी वजह से जनसंख्या नियंत्रण की देखरेख में आप कह सकते हैं कि एक तरह से दमनकारी नीति रही अंग्रेजों की, जिसकी वर्षगांठ ये मनाई गई। लेकिन अब जो है दोबारा से जातीय हिंसा जब वहां पर हुई तो वो जो है उसकी 104वीं वर्षगांठ पर, जो कि एक बहुत ही गलत है। एसटी समाज को हमें, इसलिए भारत के जो राष्ट्रपति बनी है वो उड़ीसा की, आपने द्रौपदी मुर्मू आपने सुना होगा, तो वो उड़ीसा के ही एक जनजाति का उससे ही आती हैं। तो वो एसटी को जो है समाज में एक उचित स्थान देने को लेकर है। हाल ही में भारत ने 2023-24 में समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए भारत ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो किया है 2000। समुद्री उत्पाद का मतलब है जैसे मछली है या और जो रत्न वगैरह निकलते हैं, समुद्री उत्पाद में सब चीजें आ जाती हैं। हमारा जो वो है 9.1 बिलियन। इसके लिए हमने, आपको पता हो तो, वियतनाम के साथ भी एक समझौता किया हुआ है। भारत का लक्ष्य 2 साल में समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर $12 अरब तक पहुंचाना है। निर्यात में 8.09 बिलियन था। अप्रैल से फरवरी तक भारत ने 2023-24 तक 7.5% से 6.8 बिलियन तक गिर गया हमारा निर्यात, जो कि अमेरिका और यूरोप में जो निर्यात में जो है उनकी परचेजिंग पावर कम हुई, जिसका प्रभाव यहां पर भारत में भी देखा गया है। आप
आपको बता दें कि भारत विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में तीसरे नंबर पर और कृषि में दूसरे स्थान पर भारत आता है। सुमांग लीला, अगला क्वेश्चन है, सुमांग लीला जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में प्रदर्शित थिएटर का एक पारंपरिक स्वरूप है? देखिए सुमांग लीला जो ये होता है आपका मणिपुर में। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि एक पारंपरिक मणिपुरी एक थिएटर शैली है जिसमें जातीय हिंसा इसके कलाकारों को प्रभावित करने और राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को खतरे में डालने के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। राज परिवार के लिए एक हास्य शैली के रूप में आरंभ हुआ था। यह उस समय के जो राजा हुआ करते थे ना, उनके मनोरंजन की एक शैली हुआ करती थी। इस अनूठे थिएटर में पुरुष अभिनेता महिलाएं की भूमिका निभाते हैं जिनको हम नुपी शाबिस कहते हैं, और ट्रांसजेंडर अभिनेता महिला किरदार होती है, मतलब जो पुरुष होते हैं ट्रांसजेंडर जो अभिनेता होते हैं वो महिला बनते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर केवल पुरुषों द्वारा ही ये प्रस्तुत किया जाता है। नुपी सुमंग लीला केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत। इसमें दो होती हैं, एक होती है नुपी, एक होती है नुपा। तो जो नुपा होता है वो केवल पुरुषों, नुपा सुमंग लीला पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक मंचन है, और नुपी सुमंग लीला जो है केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया एक मंचन होता था, जो इस समय खतरे में है। हाल ही में खबरों में रहा कलय गनार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई है? देखिए ये जो हमारी योजना है ये प्रस्तुत की गई है तमिलनाडु के द्वारा। ये है क्या, ये स्पोर्ट्स किट क्या है? ये स्पोर्ट्स किट है खेल विकास और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टोलिन ने एम करुणानिधि की जन्मशती पर 12,000 ग्राम पंचायतों के खेल उपकरण जो है यहाँ पर बांटे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का हिस्सा बन गए हैं? देखिए ब्रिक्स का नए जो हिस्सा बने हैं, आपको जैसा कि पता होगा ब्रिक्स की फुल फॉर्म है BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिक्स लिख रहा है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, लेकिन अब इसमें 5 देश और कौन शामिल हुए हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इसमें शामिल हो गए हैं सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया। जहां तक जब बात ब्रिक्स की करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में जो है 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। इसमें जोहान्सबर्ग के 15वें ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था अगस्त 2023 में, जिसमें इसकी रूपरेखा रखी गई थी। देशों को समूह में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अर्जेंटीना का भी निमंत्रण आमंत्रित किया गया, लेकिन दिसंबर के अंत में वह पीछे हट गया। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका की उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संक्षिप्त रूप है। और आपको बता दें ये जो शब्द है ब्रिक्स, ये शब्द जो है गोल्डमैन सैक्स नाम के गोल्डमैन सैक्स एक आर्थिकी संगठन है जो कि अपने आंकड़े देता है इकोनॉमिक फंडामेंटल को लेकर। वहां के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जिम ओ नील। तो जिम ओ नील ने ब्रिक्स शब्द को बनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में खबरों में देखी गई डिजिटल डिटॉक्स पहली किस राज्य से संबंधित है? देखिए डिजिटल डिटॉक्स जो वर्ड है ये शब्द आया है कर्नाटक से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम फोन को ज्यादा यूज करते हैं तो प्रतिदिन 8 मिनट के लिए जो है फोन को जो है उस समय आप छोड़ें जिस समय आप उसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने AIGDF या नीमेंस के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने वाली उच्च स्तरीय उपयोग की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य गेमिंग को बढ़ावा देना, आउटडोर गेम्स जिसको हम बोलते हैं, और जागरूकता कार्यक्रम पेश करना है। डिजिटल डिटॉक्स एप्लीकेशन पर व्यक्तिगत निर्देशन और स्कूलों के माध्यम से कोचिंग प्रदान करना है ताकि बच्चों को बेहतर मानसिक कल्याण के लिए शास्त्रीय उपयोग की आवश्यकता पर यहाँ पर बल दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे शिक्षा मंत्रालय AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षा तकनीक। क्योंकि आपसे देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दें, शिक्षा मंत्रालय NCT इन्वेस्टर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका मतलब है शिक्षा तकनीक नव प्रवर्तकों के लिए समर्थन परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने AICTE, देखिए ये इसका जो है डिटेल क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया था उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर तिलहन अभियान जो कि 2024-25 के लिए बनाया गया है। तो जब तिलहन अभियान है तो उसमें कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
इसमें सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी। अगर आप इस पर ध्यान दें